Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about regulation of gene expression. जितने भी ऑर्गेनिज्म है फर्टिलाइजेशन से लेके जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती जाती है, ओवम बनता है, जैसे एम्ब्रियो होता है, बेबी होता है, देन नेक्स्ट स्टेजेस पे एडल्ट में जाते जाते हैं, तो हर स्टेज पे जीन एक्सप्रेशन जो है वो होती जाती है। बहुत से सेल ऐसे हैं जिनके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लाइफ में वो किसी एक सर्टन स्टेज पर जाके वो जो जीन्स होते हैं वो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। लाइफ की हर स्टेज पे ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जब उसकी बर्थ होती है तो सारे के सारे जीन्स जो है उसमें शो होने लग जाते हैं। जैसे जैसे लाइफ जो है वो बढ़ती जाती है, कुछ जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जो सारी लाइफ टर्न ऑन होते ही नहीं हैं। इसमें एंजाइम्स की फंक्शनिंग भी आ जाती है, इसमें जीन की कोडिंग भी आ जाती है। तो इस तरह करके जीन एक्सप्रेशन जो है वो स्टेज टू स्टेज जो है वो शो होता रहता है। अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सी ऐसी स्टेजेस आती हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है कि किस तरह से मैसेंजर आरएनए की फर्दर सीक्वेंसिंग जो है वो डीएनए से होगी, और ट्रांसलेशन में भी ये चीज़ देखी जाती है कि मैसेंजर आरएनए कितना जो है वो प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट होगा। तो जीन एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा एनिमल्स के अंदर कंट्रोलेबल होती है। बॉडी के अंदर देखा जाता है कि कितनी एक्सप्रेशन चाहिए और कितनी नीडेड नहीं है। जैसे आपने रेगुलेशन यूकैरियोट्स के अंदर देखी, इन द सेम वे प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जीन रेगुलेशन जो है वो होती है। तो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंडर आते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोसेसेस जो है वो सारी की सारी मिल के इस प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं ओप्रोन की। आपके कोर्स पैक में जो एग्जाम्पल मांगी गई है वो है लैक ओप्रोन की, जिसको लैक्टोज ओप्रोन भी कहा जाता है। तो ओप्रोन बेसिकली होता क्या है? जीन क्लस्टर, प्रोमोटर और इसके साथ साथ सीक्वेंस जो कि रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको ओप्रोन कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पर लैक ओप्रोन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने ओप्रोन की डेफिनेशन करनी है, देन आ जाए लैक्टोज ओप्रोन पे। अगर ई कोलाई, जिसको एस्कर्शिया कोलाई बैक्टीरिया जो है, इसके लैक्टोज ओप्रोन को देखा जाए तो ये बीटा ग्लाइकोसिडेज से जो है वो बनता है। और अगर ये जो कंपाउंड है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, इसको अगर इसकी हाइड्रोलाइजेशन होती है, अगर ये टूटता है तो ये दो कंपाउंड्स के अंदर टूट के बनता है। एक होता है लैक्टोज ये कंपाउंड जो है ये हेल्प आउट करता है लैक्टोज की कि वो ब्रेक डाउन हो सके ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर आप देखते थे कि एरो के ऊपर सनलाइट लिखा होता था, इन द सेम वे इसके अंदर जो है वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज लिखा हुआ है, और ये हेल्प आउट करता है लैक्टोज की कि वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो सके। और इस बीटा ग्लैक्टोसिडेज की जो कोडिंग इनकोडिंग होती है वो लैक ओप्रोन करता है, जो कि एग्जांपल आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लैक ओप्रोन के अंदर 3 तरह के सिस्ट्रॉन्स या फिर उनको डीएनए फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प आउट करते हैं प्रोटीन की इनकोडिंग में। जो प्रोटीन्स लैक ओप्रोन की वजह से बनते हैं वो सिंगली भी अगर कोई फंक्शनिंग शो करते हैं तो वो तब भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, और अगर उनको किसी चीज़ का पार्ट बनकर फंक्शनिंग का मौका मिलता है तो तब भी वो बहुत अच्छे से बॉडी में फंक्शनिंग शो करते हैं। वो प्रोमोटर जो कि कंट्रोल करता है लैक ओप्रोन की रेगुलेशन को, उसके एक्सप्रेशन को, कि कब लैक ओप्रोन जो है वो बॉडी के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो प्रोमोटर बेसिकली खुद 2 तरह की प्रोटीन्स की वजह से रेगुलेशन शो करता है। अब ये जो 2 डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं ये 2 तरह का कंट्रोल शो करती हैं। एक को नेगेटिव कंट्रोल कहा जाता है और एक को पॉजिटिव कंट्रोल कहा जाता है। नेगेटिव कंट्रोल के अंदर जो प्रोटीन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे सीक्वेंस के अंदर ट्रांसक्राइब होने से रोकता है, और जो पॉजिटिव कंट्रोल होता है इसके अंदर हेल्प आउट करता है प्रोटीन के आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के साथ अच्छे से बाइंड कर सके और फंक्शनिंग जो है वो शो कर सके। अब देखते हैं कि नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओप्रोन क्या होता है।
वो प्रोटीन जो कि लैक ऑफ प्रोन की ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है वो एक टेट्रामर होता है, और इसके साथ जो है वो आइडेंटिकल सब यूनिट्स 4 किस्म के प्रेजेंट होते हैं, और इनको लैक रिप्रेसर कहा जाता है। रिप्रेसर ऐसी चीज होती है जो कि इनहिबिट करती है फंक्शनिंग को। लैक 1 जीन जो होता है वो लैक रिप्रेसर की इनकोडिंग करता है, और इस जीन का भी एक अपना प्रोमोटर होता है। मीन्स हर चीज को रेगुलेशन शो करने के लिए किसी ना किसी प्रोमोटर की जरूरत होती है। लैक 1 जीन जो होता है वो ज्यादातर रेगुलेशन शो नहीं करता, जिसकी वजह से जो लैक रिप्रेसर्स होते हैं वो बहुत लो लेवल पर उनकी सिंथेसिस जो है वो होती है, और ऐसे जीन्स जिनकी रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होती उनको कंस्टिट्यूटिव जीन्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है किस तरह से लैक 1 जीन जो है वो लैक रिप्रेसर को लैक 1 जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होता है और साथ साथ ट्रांसलेट होता है, और किस फॉर्म में आ जाता है, लैक रिप्रेसर की फॉर्म में। रिप्रेसर जो होता है वो एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, ये जाके सेंटर में अटैच हो जाता है। अगर ये अटैच ना हो तो सीक्वेंस चलता जाए और सिंथेसिस जो है वो होती जाए, लेकिन जब ये यहाँ पर आकर एज अ स्टॉपर लग जाता है तो फर्दर सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। लैक रिप्रेसर जो है वो डीएनए पे एक साइट होती है जिसको ऑपरेटर कहा जाता है, वहां पर जाके बाइंड कर जाता है, और ये साइट जो होती है प्रोमोटर के लिए एज अ डाउनस्ट्रीम काम करती है, और ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन साइट के लिए एज अ अपस्ट्रीम काम करती है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन वगैरह या ट्रांसलेशन वगैरह फर्दर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसेसेस ट्रांसक्रिप्शन होगी तो फर्दर ट्रांसलेशन जो है वो होगी, तो सारी साइट्स को जो है वो प्रॉपरली ब्लॉक कर देता है, और इसका सीक्वेंस जो होता है वो साथ वाली इसका जो जिस साइट पे इसने बाइंड करना होता है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, और फिर उसके साथ फिजिकली बहुत ही टाइट किस्म का बॉन्ड बना लेता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। लैक ऑप्रोन का जो रिप्रेसर होता है उसके अंदर लैक्टोज के लिए अफिनिटी होती है। मीन्स के जब इस रिप्रेसर के साथ आके लैक्टोज लगता है तो फिर इसकी कुछ साइट्स जो होती हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो वेज होती हैं वो ओपन कर देती हैं। ऑपरेटर के साथ यहाँ पर ये बाइंड हुआ हुआ होता है, वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस को फ्री कर दिया जाता है ताकि जीन जो है वो अपनी एक्सप्रेशन को शो कर सके। वो सबस्ट्रेट जो कि रिप्रेसर को सेपरेट आउट करता है ऑपरेटर से ताकि जीन एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत हो सके, उसको इंड्यूसर कहा जाता है। और इन रिप्रेसर की वजह से जिन जीन्स की रेगुलेशन शो होती है उनको इंड्यूसेबल जीन्स कहा जाता है। मीन्स के जब लैक्टोज लग जाता है तो लैक्टोज की वजह से थोड़ा बहुत जीन एक्सप्रेशन जो है वो शो होने लग जाता है। जिस तरह से आपने नेगेटिव कंट्रोल देखा, इन द सेम वे लैक ऑफ प्रोन का पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक ऑफ प्रोन का एक्सप्रेशन जो होता है वो लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। इसके साथ साथ जो है अगर ग्लूकोज जो है वो भी प्रेजेंट हो तो ग्लूकोज की वजह से भी लैक ऑफ प्रोन का एक्सप्रेशन जो है उसको रोका जा सकता है, और ग्लूकोज को प्रेफर किया जाता है ओवर लैक्टोज। किसी भी प्रोमोटर की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्या एबिलिटी है, ये तब पता चलता है जब वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है। जितनी स्ट्रांगली ये जितना अच्छा बॉन्ड उसके साथ बनाता है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग उसकी स्ट्रेंथ होती है। लैक ऑफ प्रोन का जो प्रोमोटर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसी वजह से इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होती। प्रोमोटर के लिए जो बाइंडिंग साइट होती है जो प्रोटीन के लिए होती है उसको CAP कहा जाता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन। जब CA प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है तो इसके बाइंडिंग की वजह से ये DNA को पूरे तरीके से डिस्टॉर्ट कर देता है। उसकी रीज़न ये होती है ताकि RNA पॉलीमरेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बाइंडिंग शो कर सके, और जो लैक ऑफ प्रोन की ट्रांसक्रिप्शन होती है उसकी चांसेस जो हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएं। CAP की बाइंडिंग से पहले एक AMP होता है, इसको लाजमी जो है वो बाइंडिंग शो करनी चाहिए। और ये जो AMP होता है ये बेसिकली एक मैसेंजर होता है जो कि ATP से सिंथेसिस इसकी होती है, ATP की वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है एडिनालेट साइक्लेज।
तो इस तरह से इससे पहले कि CAP अपनी फंक्शनिंग शो करे और लैक ऑफ प्रोन के एक्सप्रेशन के चांसेस बढ़ाए, उससे पहले AMP जो है वो अपनी एक्सप्रेशन शो करता है, फिर CAP अपनी एक्सप्रेशन शो करता है और अल्टीमेटली लैक ऑफ प्रोन जो है उसकी एक्सप्रेशन विजिबल होने लग जाती है। जहां पर आपने नेगेटिव कंट्रोल के अंदर देखा था लैक्टोज बाइंड करता है, यहाँ पर पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर लैक्टोज की जगह पर यहाँ पर CAP बाइंड कर जाता है। जैसे कि ऊपर वाली डायग्राम जो आपने नेगेटिव कंट्रोल के अंदर देखी थी उसके अंदर आपने देखा था कि ये चीज़ जो है, जो रिप्रेसर होता है, ये यहाँ पर बाइंड करता है और फर्दर एक्सप्रेशन को रोक देता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर रिप्रेसर की जगह पर CAP जो है वो बाइंड कर जाता है। पहले AMP अपना एक्सप्रेशन शो करता है, फिर CAP जो है वो यहाँ आके बाइंडिंग शो करता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ प्रोन जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से जो AMP का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है और एज अ रिजल्ट लैक ऑफ प्रोन की ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता जाता है वैसे वैसे AMP का लेवल इंक्रीज करता जाता है, और जब AMP का लेवल इंक्रीज करता है तो यहाँ पर AMP का लेवल इंक्रीज करने की वजह से CAP का लेवल भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और CAP का जैसे ही लेवल इंक्रीज होता है तो लैक ऑफ प्रोन के ट्रांसक्रिप्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। और ये जो AMP और ये जो CAP है, इनकी आपस में जो बॉन्डिंग है, इनका जो कम्प्लेक्स बनता है, AMP और CAP का जो कम्प्लेक्स बनता है उसको पॉजिटिव रेगुलेटर कहा जाता है। तो ये बेसिकली आपका टॉपिक था। इसके अंदर आपने लैक ऑफ प्रोन की एग्जाम्पल करनी है, और जो स्टार्टिंग में आपको नोट से पढ़ाया गया है उसमें आपने रेगुलेशन जो है उसके अंदर यूकैरियोट्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया गया है।